फिर से मैं डॉक्टर अमित रंजन आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है आदिकाल का प्रतिनिधि कवि। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है इस दृष्टि से कि इस पर जो है विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में भी सवाल पूछे जाते हैं। इसके साथ ही साथ जो है बीपीएससी एवं अन्य स्टेट पीसीएस में हिंदी साहित्य का यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आदिकाल के जो हैं प्रतिनिधि कवि हम किसे मानते हैं? सुनने में ये काफ़ी आसान लग सकता है, लेकिन यह एक काफ़ी विवाद का विषय है कि आदिकाल का प्रतिनिधि कवि किसे माना जाए। इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो आदिकाल का जो कालखंड है वह बहुत ही बड़ा है। वस्तुतः चारों काल में जो है आदिकाल और भक्ति काल दोनों को कालखंड सबसे बड़ा है, 325 साल। यह आधुनिक काल के जो कई सारे काल हैं, जैसे छायावाद हुआ, प्रगतिवाद हुआ, प्रयोगवाद हुआ, द्विवेदी युग हुआ, इन सब की तरह इसका कालखंड जो है छोटा छोटा नहीं है। 18 साल 1936 से 43 यानी कि 7 साल, इस तरह का इसका कालखंड नहीं है। आदिकाल का कालखंड जो है काफ़ी विस्तृत है। हम सभी जानते हैं 1050 विक्रमी संवत से लेकर 1375 विक्रमी संवत तक। इसका मतलब यह हुआ कि इस कालखंड में सैकड़ों कवि हुए। उन सैकड़ों कवियों के बीच से प्रतिनिधि कवि का निर्धारण करना एक टेढ़ी खीर है। आदिकाल में कई सारे कवि हुए, सिद्धनाथ कवि हुए, और इसके अलावा जो है रासो साहित्य लिखने वाले कवि हुए, कन्हप्पा, लुइप्पा, मच्छंदर नाथ, गोरखनाथ, और भी कई सारे कवि हुए। अदहमान अथवा अब्दुल रहमान हैं, पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं, जलहन कवि हैं, कई सारे सैकड़ों कवि हुए हैं। इसमें से जो है प्रतिनिधि कवि के जो दावेदार बनकर उभरते हैं वह 3 कवि बनकर उभरते हैं। प्रतिनिधि कवि के दावेदार विद्यापति, अमीर खुसरो और चंद्रवरदाई। इन पर हम डिस्कस करने से पहले, इन पर चर्चा करने से पहले हम लोग यह देख लें कि जो है प्रतिनिधि कवि जो है इसका निर्धारण करने का मानदंड क्या है। तो इसका मोटा मोटी तौर पर जो है आलोचकों ने 3 मानदंड तैयार किया है और उसी के आधार पर प्रतिनिधि कवि आदिकाल के उन्होंने चुने हैं। पहला मानदंड जो यह है कि वैसा कवि उस युग का प्रतिनिधि कवि कहा जाएगा जो कि उस युग की साहित्यिक प्रवृत्ति का जो है समग्रता या बहुलांश में उस कालखंड की प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता हो। अर्थात जो है कोई कालखंड है जैसे आदिकाल, तो उसकी कई सारी प्रवृत्तियां थी, तो उन प्रवृत्तियों को, वो जो प्रवृत्तियां हैं उस कवि में या तो सारी की सारी मिलनी चाहिए या अधिकांश मात्रा में मिलनी चाहिए। तो यह जो कंडीशन फुलफिल करेगा तो वो जो होगा उस युग का प्रतिनिधि कवि कहा जाएगा। यह पहला मानदंड हुआ। दूसरा मानदंड यह हुआ कि वो जो है उस युग का बहुत ही लोकप्रिय कवि होना चाहिए, या तो सर्वाधिक लोकप्रिय हो या अत्यंत लोकप्रिय हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल ये उस युग की बहुत सारी प्रवृत्तियां अगर उसके साहित्य में मिलती हैं तो उसको हम प्रतिनिधि कवि कह देंगे। कई सारे ऐसे गौण कवि भी हुए हैं जिन्होंने अपनी रचनाएं लिखी और उसमें भक्ति, नीति, श्रृंगार सब कुछ मिलता है, लेकिन वह किसी कारणवश लोकप्रिय नहीं हो पाए। तो दूसरी जो मानदंड है कि उस काल में वो अत्यंत लोकप्रिय भी होना चाहिए। और तीसरा जो है प्रतिनिधि कवि होने का जो मानदंड है कि तत्कालीन समय के साहित्य के साथ साथ आगामी युगों के साहित्य की दिशा व दशा को प्रभावित करे। यानी वो कवि, वही कवि प्रतिनिधि कवि माना जाएगा जो उस युग के जो है साहित्य लेखन की धारा को तो प्रभावित करे ही करे, साथ ही साथ जो है वो आगे आने वाली जो है साहित्य की धारा को भी प्रभावित करे। यानी आगे आने वाले जो कवि हैं उससे प्रेरित होकर, प्रभावित होकर वैसी रचनाएं करे। तो ये 3 मानदंड हैं जिनके आधार पर हम आदिकाल के प्रतिनिधि कवि या किसी भी काल के प्रतिनिधि कवि का निर्धारण करेंगे। यहाँ पर बात आदिकाल के प्रतिनिधि कवि की हो रही है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि लंबा कालखंड है, सैकड़ों कवि हैं। उन सैकड़ों कवियों में से जो आलोचकों ने 3 कवियों को छाटा है, विद्यापति, अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, जो इस प्रतिनिधि कवि की होड़ में शामिल हैं। अब एक एक करके हम इस उपर्युक्त मानदंड के आधार पर हम इनकी परख करेंगे और देखेंगे कि किसे प्रतिनिधि कवि माना जा सकता है। तो जो पहला पैमाना है कि उस युग की साहित्य की समग्रता में या बहुलांश में जो है प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करे, तो विद्यापति पर हम लोग पहले आते हैं। विद्यापति में हम लोग देखते हैं कि इनकी रचनाओं में भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। अमीर खुसरो की रचनाओं में जो है क्या दिखलाई देता है? शुद्ध मनोरंजन का दिखलाई देता है। चंद्रवरदाई के यहाँ क्या दिखलाई देता है? वीर और श्रृंगार दिखलाई देता है। तो विद्यापति के यहाँ जो नहीं दिखलाई देता है, जो प्रवृत्ति,
वो है शुद्ध मनोरंजन की प्रवृत्ति नहीं दिखलाई देती है। बाकी 3 प्रमुख प्रवृत्तियां दिखलाई देती है। अमीर खुसरो के यहाँ एक प्रमुख प्रवृत्ति दिखलाई देती है शुद्ध मनोरंजन की, बाकी अन्य 3 प्रमुख प्रवृत्तियां दिखलाई नहीं देती हैं। चंद्रवरदाई के यहाँ श्रृंगार और वीर तो दिखलाई देता है, लेकिन न तो शुद्ध मनोरंजन का साहित्य उनके यहाँ नजर आता है और न ही जो है कि भक्ति का साहित्य उनके यहाँ नजर आता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि उस कालखंड की प्रवृत्तियों के प्रतिनिधित्व के मानदंड पे विद्यापति पहले नंबर पे आते हैं। हालांकि इसमें इनकी अपनी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे जो इनका जो है विद्यापति की रचनाओं का जो है उसमें वीर गाथात्मकता के जो तत्व है, वीर रस के जो तत्व हैं, वह चंद्रवरदाई की जो रचना है उसके कहीं आसपास भी नहीं ठहरती है। कीर्तिलता कीर्ति पताका में वीर गाथात्मकता है, वीरता के तत्व हैं, लेकिन वह चंद्रवरदाई के आसपास नहीं ठहरते हैं। लेकिन फिर भी सब आदिकाल की सर्वाधिक जो प्रवृत्तियां विद्यापति में दिखलाई देती है। अब हम आते हैं कि उस काल में अत्यंत लोकप्रिय, तो विद्यापति उस अपने समय में अत्यंत लोकप्रिय कवि भी रहे हैं, इस मानदंड पर भी वह खरे उतरते हैं। और हम देखते हैं कि विद्यापति में जो है उस समय के जो सामंती मूल्य हैं और लोक चेतना दोनों जो है विद्यापति की रचनाओं में दिखलाई देती है। अब आदिकाल की जो अन्य विशेषता है उसके आलोक में जो है हम विद्यापति का मूल्यांकन करके देखते हैं, तो विद्यापति उस काल के एकमात्र ऐसे कवि थे जिनके यहाँ प्रबंध और मुक्तक, जिन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों में रचनाएं की। दूसरा जो है विशेषता है कि इनकी रचनाओं में भी उस दौर में आदिकाल में हम जैसा कि जानते हैं विविध छंदों का प्रयोग किया गया। छंदों का अजायब घर तक कहते हैं चंद्रवरदाई की रचना को, पृथ्वीराज रासो को। तो उस दौर में जो विद्यापति जो है मतलब छंद विविध प्रकार के विविध छंदों का प्रयोग किया गया। विद्यापति भी अपने रचनाओं में विविध प्रकार के छंदों का प्रयोग करते हैं। एकमात्र ऐसे कवि जिन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों लिखा और इनकी रचनाओं में भी विविध प्रकार के छंद हमें दिखलाई पड़ते हैं। इसके साथ ही साथ इनकी रचनाओं में काव्य रूढ़ियां और कथानक रूढ़ियां दोनों ही दिखलाई पड़ती है। इन्होंने अपभ्रंश, अवहट और देसी भाषा इसमें भी रचनाएं की, जबकि ये सारा कुछ जो है ये मानदंड है अमीर खुसरो और चंद्रवरदाई इस पर खरे नहीं उतरते हैं। अमीर खुसरो ने अगर मुक्तक लिखा तो प्रबंध उनके यहाँ वैसा नहीं दिखलाई देता है। चंद्रवरदाई ने जो है अगर प्रबंध लिखा तो मुक्तक दिखलाई नहीं देता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विद्यापति जो हैं अपने समय के यानी आदिकाल के जो हैं प्रतिनिधि कवि माने जा सकते हैं। यद्यपि कि इनकी प्रतिनिधित्व की कुछ सीमाएं भी हैं, यद्यपि कि विद्यापति के प्रतिनिधित्व की कुछ सीमाएं भी हैं, लेकिन इन सीमाओं के बावजूद भी अगर यह देखा जाए कि उस युग का प्रतिनिधि कवि कौन है, तो आदिकाल के प्रतिनिधित्व जो हैं कई अर्थों में जैसा विद्यापति करते हैं वैसा कोई दूसरा नहीं करता है। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।